आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? क्लियर है सब? चलिए पढ़िए। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान, अलोंग द एक्सिस। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग द एक्सिस बन रहा है ना, देखिए ग्रीन सिग्नल आ रहा है, बन रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो देखिए खूब अच्छे से आप लोग देखिए, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, गौर से देखिए, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है, एक सोलेनॉइड है जिसमें से करंट जा रही है, एक सोलेनॉइड है, देखिए एक सोलेनॉइड है बेटा, इसमें से करंट जा रही है, ठीक है ना। तो इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग, तो एक्सिस कहाँ होगा, ये होगा, और सोलेनॉइड बड़ा है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है ना, लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो कितनी होगी बताइए। इसमें मतलब ध्यान आ रहा है कि बताए हैं ना ये सब? नहीं बेटा, अगर आई करंट फ्लो कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? देखिए अब बताइए, इसका वीडियो भी है, आपको बताया भी गया है, सब लिखाया भी गया, तो आपको होना है म्यू 0 n आई, हाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू 0 n आई, बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगी म्यू 0 n आई, ये हमने बताया था। अब इसी से आप बेसिक को दोहरा भी लीजिए, जैसे मान लीजिए दोहराने का टाइम नहीं मिलता है तो कोई सवाल में, जैसे मान लीजिए अभी सुबह का जो मैंने पोस्ट किया कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो बेसिक सारे बढ़िया से हो जाएंगे, दोहराव हो जाएगा, एक बार हम पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं। तो अगर कोई लंबा सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू 0 n आई, जहाँ म्यू 0 क्या होता है बेटा, म्यू 0 क्या होता है, हाँ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी, और E0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। इस तरह की बातों को दोहराते हुए चलिए, ठीक है। तो अब आप देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है और टोटल लेंथ l है तो n/l होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। और I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। इतनी बात क्लियर है। अब इस फॉर्मूले पे कोई और प्रश्न आएगा तो भी तैयार रहिएगा, ये नहीं कि यही क्वेश्चन है ना। अब इसमें कह क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से उसकी एक्सिस के अलोंग ऐसे हमने मूव करा दिया। एक एक सवाल समझते हुए चलिए, चाहे 5 सवाल करिए, 10 सवाल करिए, 1000 क्वेश्चन का एक बैंक बनाइए जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। और विश्वास मानिए, अब तक उसके बाहर नहीं आया तो अब क्यों आएगा, कोई आपका दुश्मन नहीं ना है, बोर्ड 100% वही आएगा। बस उतनी बातों को एकदम तैयार रखिए, वो बात आंसर ही नहीं, वो क्यों है, कैसे है, सब आपको आना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसके एक्सिस के अलांग ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में कि किसी एंगल पे, बताइए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है कि किसी एंगल पर है, बोलिए। हाँ डायरेक्शन में है। ऐसे ऐसे सवालों को बस हमको जवाब दिया, आंसर आप ही लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। चाहे आज 5 या 7 सवाल करेंगे, लेकिन वो आप ही को लगाना है। और मान लीजिए आप रिकॉल नहीं भी कर पाते तो भी इंफीरियरिटी फील करने की जरूरत नहीं, फिर से होगा, फिर से देखिए, पुरानी बातों को पलटिए, आएगा कैसे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कुछ कमी है, उसको इम्प्रूव करिए, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। हम 5 या 7 सवाल करेंगे, लेकिन उसका 100% नीर शीर विवेक आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अभी जब ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अब हमको बताइए कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल अगर अच्छा हाँ, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके एक्सिस के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी, हैं, यूनिफॉर्म होगी। ऐसे ही छोटी छोटी बातें। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप ये बताइए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर क्या लगता है,
क्या लगता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से प्रोवाइड करते हैं तो क्या लगता है? बेटा फोर्स लगता है ना, है? किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वो फोर्स, अरे ठीक है, और आंसर निकाल लिए, जो ऑप्शन हो मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर इसके अक्रॉस करेंगे उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? अगर उसको देखिए, अगर Q चार्ज की कोई पार्टिकल को v स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में हम प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा? ये सब क्लास 9-10 के बच्चे बता देंगे। कितना फोर्स लगेगा बताइए? QV क्रॉस B, यही फोर्स लगेगा ना, QV क्रॉस B लगेगा। तो चलिए QV क्रॉस B फोर्स लगेगा, चलिए हो गया। इसकी वैल्यू होती है QVB साइन थीटा। अब ये बताइए ये फोर्स जीरो कब होगा? ये फोर्स जीरो कब होगा? जीरो हो या 180 हो तो भी जीरो होगा। तो यानी कि अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा तो इसके ऊपर जीरो फोर्स लगेगा, ये कहने का मतलब है। इतनी बात दिमाग में आ गई। इनमें से कोई ऐसी बात थी जो आप जानते नहीं थे? ऐसे ही अपने दिमाग को अपना क्वेश्चन पे ध्यान रख के क्वेश्चन पे लगाइए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अभी ये सब लगने लगेगा। और जैसे लगने लगेगा ना, कोई कमज़ोर नहीं होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और फिर सब लगेगा। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन पढ़िए। हाँ, कौन सा इसमें ट्रू है बताइए? द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलॉन्ग द एक्सिस। ये बात तो गलत है, क्योंकि जब फोर्स जीरो लगेगा, आप ही लोग बता रहे हैं कि फोर्स जीरो लगेगा, आप ही लोग बता रहे हैं ना, एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो जीरो या 180 है तो फोर्स जीरो है। तो पहली बात तो एकदम गलत है। क्यों गलत है समझ में आ गई? एक्सेलरेट नहीं करेगा, जब फोर्स लगेगा तब तो एक्सेलरेट करेगा। अब दूसरी बात बोली, ऐसे ऐसे आप लोग 5, 7, 10 सवाल शुरू में चलिए, तब स्पीड बढ़ाइएगा। फिर बताइए बी। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर होगा। सर्कुलर कब होता है? जब मैंने क्या बताया था, सर्कुलर कब होता है? ये पढ़ा चुका हूँ, आपके पास नोट्स होगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने पढ़ाया है, इसका नोट्स दिया है। कैसा पाथ होता है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल पर, हाँ नहीं हेलिकल तब होता, अगर परपेंडिकुलर इंटर करती है तो कौन सा पाथ होता है? हाँ, तो जब परपेंडिकुलर इंटर करती है तब होता है ना। यहाँ परपेंडिकुलर इंटर कर रही है तो वो भी गलत है। क्यों गलत है समझ में आ गया? और इनमें से जिस बात का इस्तेमाल किए क्या वो हम बताए नहीं हैं? ऐसे हम 10-12 सवाल करेंगे, फिर थोड़ा तेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात बताएंगे और आप ही लोग बता रहे हैं तो ये बात भी गलत है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, उसके ऊपर, हाँ तीसरी बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 45 डिग्री विद द एक्सिस लगेगा और इस प्रकार से वो हेलिकल पाथ करेगा। तो फोर्स तो जीरो लग रहा है, ये भी गलत है। पता ये बात समझ में आ रही है ना? इनमें से क्या ऐसा है जो मैंने बताया नहीं है? बिल्कुल ऐसा लगेगा, ये भी गलत है। अब डी ही ऑप्शन बचा, बिना पढ़े मार दीजिए, लेकिन तो एक बार पढ़ लीजिए। अब बताइए, आप खुद बताइए ये बात होगी कि नहीं? अगर वो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मूव करता रहेगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स की क्या परिभाषा है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, ठीक है ना। तो जब फोर्स लग ही नहीं रहा है तो जो प्रेजेंट स्टेट है उस पर बने रहेगी। तो वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए? एक हम तो ये कहते हैं ना, हमने इसीलिए कहा था कि पहला ही चैप्टर आप लोग 100% समझिए, अगले से आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, समझ में बातें आने लगेंगी। एक बाद नीर विकर पूरा इसका एनालिसिस हो गया। चलिए 5 मिनट टाइम ज़्यादा लगा, लगने दीजिए, और ज़्यादा भी नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन 9। अब एकदम चुप हो जाइए। एक माइक्रो एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो माइक्रो एमीटर से आप क्या समझते हैं? पहले ये बताइए, माइक्रो एमीटर क्या होता है? हाँ, माइक्रो एम्पियर में, तो माइक्रो एमीटर है। अगर मिली एम्पियर में कर, हाँ ऐसा ही जवाब दीजिए, ऐसे ही जवाब, ऐसी ही सीरियसनेस, बाजू पाठ को उतना बता, और सवाल लगेगा कैसे नहीं, सब लगेगा और उन्हीं जानकारी से लगेगा जो आप जानते हैं। आप देखिएगा,
तो अब देखिए पहला माइक्रो एमीटर क्या होता है, जो करंट को माइक्रो एम्पियर में मेजर करे। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 to the power -3, 10 to the power -6, बिल्कुल सही। तो 10 to the power -6 एम्पियर में करंट मेजर करता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है बेटा, ये बात क्लियर है, कोई बट नहीं है। थोड़ा सा मार्कर की दिक्कत आ रही है, अगर कोई मैनेज कर सके तो अच्छा रहेगा। हाँ चलिए पढ़िए। देखिए अगर इसी में हो तो इसी में यही डाल दीजिए, अगर यही हो तो इसी का डाल दीजिए। देख मेरे ख्याल से है, ट्राई कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बोलिए। फुल स्केल रेंज ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, इसकी फुल स्केल रेंज है, ठीक है। फिर हाँ, इसको हाइयर रेंज एमीटर या वोल्ट मीटर के रूप में यूज कर सकते हैं अगर इसमें रेजिस्टेंस को ऐड किया जाए, ठीक है। आगे पिक द करेक्ट रेंज एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। हाँ, पिक द करेक्ट रेंज एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब रुक जाइए, ऑप्शन पढ़ने के पहले इस सवाल का नीर शीर विवेक एकदम क्या है, इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप के कम से कम 5-7 सवाल हम लगा चुके हैं, 5-7 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और आज के भी वीडियो में 2 सवाल इसी टाइप के डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले खूब अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, एमीटर। चलिए गैल्वेनोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर दोनों बनता है, तो मान लीजिए कि एमीटर है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ठीक है ना। एमीटर क्या होता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करते हैं। और माइक्रो एमीटर है, यानी कि माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, ठीक है ना। अब देखिए उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, बात समझ में आई। तो हम क्या करें कि वो 50 माइक्रो एम्पियर को मेजर कर ले, यही बात है। उसका मेजर कितना करता है, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बोल रहा है ना, बोलिए 1 माइक्रो एम्पियर कह रहा है, तो हम क्या करें कि वो 50 माइक्रो एम्पियर मेजर कर ले, यानी उसकी कैपेसिटी को 50 गुना बढ़ा दें। उसकी कैपेसिटी कितना बढ़ा दें, 50 गुना। बात समझ में आ रही है। देखिएगा इधर देखिएगा, इसकी कैपेसिटी को क्या करें कि उसकी कैपेसिटी 50 गुना बढ़ जाए, ठीक है। और माइक्रो एमीटर का मतलब हो 10 to the power -6 10 to the power -6 एम्पियर, ठीक है ना। अब आप देखिए कुछ ऑप्शन दिया होगा, अब क्या होगा आपके उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, अब बोल रहा है कौन सा रेंज और कौन सा क्या रेंज और क्या रेंज, कौन सा रेंज और क्या सही है, क्या बोला है। हाँ, उसको एक हाइयर रेंज एमीटर या वोल्ट मीटर में हम कर सकते हैं अगर उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस कंबाइन कर ले। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बात मैंने पढ़ाई है इसके बारे में आप बताइए कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज की पैरेलल में, पैरेलल में लगाते हैं, वो बात भी सही है। अब बताइए अगर हमको एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो हम उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं। जो बेसिक्स है, पहले उसके अंडरलाइन बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, नहीं अगर हाँ पैरेलल में लगाते हैं, सही बोल रहे हैं, वो हमसे वो हो गया। तो अब देखिए अगर उसकी रेंज बढ़ानी है तो हमको एक रेजिस्टेंस वायर को उसके पैरेलल में लगाएंगे। एमीटर की रेंज बढ़ानी है, ये रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, पहले ये सब बात आगे पीछे की पता होनी चाहिए ना। कम होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, उस शंट कहते हैं, बस सब बात तो आप जान ही रहे हैं। अब वोल्ट मीटर का अगर हमको कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, बिल्कुल सही। वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। तो जब सब कुछ जान रहे हैं तो फिर सवाल लगाने में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। इसका रेंज 50 माइक्रो एम्पियर कर देना है और इसका शुरुआती रेंज 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है।
अब रेंज दिया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा, अब पूछ रहा कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो हम सबको चेक कर लेते हैं। बेसिक्स आप जान रहे हैं, बेसिक्स आपको पता है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में, चाहे आप 15-20 क्वेश्चन भी डेली करिए थ्योरी पढ़ने के बाद, तो भी अभी भी बोर्ड में आप क्या कर सकते हैं आपको खुद अंदाजा नहीं है, ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, रेंज बढ़ाइए, रेंज बताइए। 50 वोल्ट रेंज एंड 10 के ओम के इन सीरीज, इसको लगा दें तो हाँ 50 वोल्ट एंड 10 के ओम इन सीरीज, ये लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 10 वोल्ट रेंज एंड ट्वाइस 100 के ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाँ, तो इसको जब भी लगाएंगे तो सीरीज में लगाएंगे, सीरीज वाली बात तो सही है, दोनों में दोनों पॉसिबल है, अभी चेक कर लेते हैं। तीसरा 5 मिली एम्पियर रेंज की माइक्रो एम्पियर, 5 मिली एम्पियर रेंज विद 1 ओम इन पैरेलल, मतलब इस केस में इसको हम कर रहे हैं एमीटर के रूप में, ठीक है ना। तो एक बात बताइए कि 1 माइक्रो एम्पियर था, उसका 100 ओम था, 1 माइक्रो एम्पियर का 100, उसको हम 50 माइक्रो एम्पियर करें तो कितना लगाएं, ये तो खुद ही एक क्वेश्चन हो गया, ये तो खुद ही एक क्वेश्चन हो गया। फिर ये रेंज मतलब किस तरीके का रेंज दे रहा है, बात ये है, ये तो अपने आप में एक प्रश्न हो गया ना कि 1 माइक्रो एम्पियर को 50 माइक्रो एम्पियर में करें तो वो कितना क्या लगाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप पढ़िए। बोथ बी एंड, ये डी ऑप्शन है, यानी बी और सी दोनों सही है, ठीक है ना। तो 10 वोल्ट और 20 किलो ओम इन सीरीज, 10 वोल्ट एंड 20 किलो ओम इन सीरीज, ये तो ये 10 वोल्ट से क्या मतलब है भैया, वैसे मान लीजिए कि करंट मेजर कर रहे हैं ना हम, तो एक बार आप शुरू से फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। हाँ, a micro ammeter has a resistance of 100 ohm, ठीक है। And a full scale range of 50 microampere. It can be, एक मिनट, फुल स्केल रेंज ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 50 डिवीजन्स तक ये पूरा जा सकता है, ठीक है। अगर उसमें 50 डिवीजन है तो लास्ट डिवीजन 50 होगा, ठीक है। फिर it can be used as higher range ammeter or voltmeter. इट कैन बी यूज्ड एज हायर रेंज एमीटर और वोल्ट मीटर, Provides resistance to add it to it. हाँ। तो चलिए कर देते हैं ऐसे करके। तो 50 क्या कहते हैं 50 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट इसके अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक। तो 50 माइक्रो एम्पियर है और 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो 100 तो इसका रहेगा ही। अगर वोल्ट मीटर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, एक बड़ा रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाएंगे, ये आप ही लोग कह रहे हैं, ना कि अगर 100 ओम उसका है ही, अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट बराबर 50, ठीक है ना, बराबर 50 वोल्ट। अगर 10 किलो ओम यहाँ पुट करने पे ये आंसर आ जाता है तो ये बात सही है, नहीं आता है तो नहीं है। बात समझ में आई? तो उसको आप चेक कर लिए। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे करने में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ, सुन लीजिए, कि मैं बहुत फास्ट करने का, तेजी से कभी फटाफट वैसे बता देता हूँ, दिमाग भटक जाता है, स्लो करने से दिमाग भटक जाता है। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि धीमे पढ़ने से बहुत सीखते हैं, वो एकदम गलत, बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हैं। तेज पढ़ने से आदमी ज़्यादा सीखता है, तेज पढ़ने से, और इसकी आदत जिसकी नहीं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज भटकता है, दिमाग की बूटिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। अगर आप जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप गेन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हैबिट ज़्यादातर लोगों की धीरे, हमारी तो तेज़ है, फटाफट करते हैं, धीमे से करने में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। लेकिन चलिए उसको देखा जाए। तो अब क्या होगा, 50 वोल्ट यहाँ हो गया, तो 50 वोल्ट V इक्वल टू आई आर, आई 50 माइक्रो एम्पियर है, अब इंटू 10 प्लस R। अगर ये R 10 किलो ओम यहाँ रखने पर ये बात दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही होता है, तो पहला सही है। तो हम पुट करके देख ले रहे हैं, ये 50 माइक्रो एम्पियर है
तो 50 इंटू 10⁻⁻6, बात समझ में आ गई, माइक्रो एम्पियर है। और यहाँ क्या हो गया 100 प्लस आर, तो 10 किलो ओम का मतलब क्या होता है 10,000 ओम, 10,000 ओम, ठीक है ना। और 10,000 प्लस 100 यानी कि 10,001, 10,000 प्लस 100 कितना होगा, 10,000 प्लस 100 कितना होगा 10,100, ठीक है ना। तो 10,100 इतना होगा ना, बोलिए ये 50 के बराबर है, इसको चेक कर लीजिए, ये 50 के बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये और ये चेक कर लेते हैं, 10 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट V इज इक्वल टू आई कितना है 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 माइक्रो एम्पियर इतना हो गया, बात समझ में आ रही है, 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसको हम चेक कर रहे हैं, 10 V इज इक्वल टू आई, आई कितना है मैक्सिमम 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 50 इंटू 10⁻⁶ आई हो गया, और R की वैल्यू 200 किलो ओम, 200 किलो ओम, तो किलो इतना हो गया। तो अब आप देखिएगा इसको, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, इससे कट जाएगा, बात समझ में आ गई। तो 10⁻⁻3 होगा, तो ये तीन चलाएगा, 5 दूनी 10, ये सही है एकदम, बी सही है। अब चूंकि एक ऑप्शन बी एंड सी भी करेक्ट है, तो हम सी भी चेक कर लेते हैं, बात समझ में आई, मेरी बात समझे। तो जब इसको चेक करेंगे तो 5 मिली एम्पियर और 1 ओम इन पैरेलल, 5 मिली एम्पियर और 1 ओम इन पैरेलल, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रेंज 5 मिली एम्पियर, तो ठीक है, मतलब सर्किट में 5 मिली एम्पियर करंट दिया है, तो सर्किट में कितनी करंट दिया है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर और कितना है 1 ओम इन पैरेलल, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अगर सर्किट में 5 मिली एम्पियर करंट जा रही है, तो उसमें कितनी करंट जाएगी, एमीटर में कितनी करंट जानी चाहिए, एमीटर से ज़्यादा ले ही नहीं पाएगा, एमीटर से ज़्यादा नहीं ले पाएगा ना, तो एमीटर में इतनी करंट भेज दिए 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, और इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर यानी कि 100, ये आ गया। अगर ये भाई अगर शंट को हम पैरेलल में लगाएंगे एमीटर के, तो शंट और एमीटर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा। अगर शंट को हम एमीटर के पैरेलल में लगाएंगे तो शंट की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर सेम रहेगा। ऐसी बात हमको बता दीजिए, बस ये हमको बस ये बता दीजिए, उसी आधार पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। वो बात हम पहले से बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब सेम रहेगा, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस वही पोटेंशियल हम सेम कर दे रहे हैं। भाई एमीटर तो इससे ज़्यादा करंट ले ही नहीं पाएगा, तो ये हो गया 50 माइक्रो इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस भी, शंट के अक्रॉस भी रहता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो सी भी सही हो जाएगा, और अगर सी भी सही होगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है पूरी अच्छी तरीके से, 100% समझिए, चाहे 5 सवाल समझिए, लेकिन वो चीज़ आपको दोबारा उस बेस पे आए तो आप कर सकें, ठीक है ना। और अच्छे से समझ के आप 2 या 4 करेंगे तो बाद में बहुत तेज राइज कर जाएंगे, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, हम फोर्स नहीं करेंगे किसी को, सब लोग की एक उम्र हो गई है ना। तो अब आप देखिए इसको, इधर देखिए 5 इंटू 10⁻⁻3 क्या था 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर रेंज का गया, तो उसमें से इसमें एमीटर में इतना जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻3 और -5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि इतना तो एमीटर में चला ही गया, और 5 मिली एम्पियर रेंज चाहिए, तो बचा शंट के लिए कितना, इतना बचा, ठीक है ना। और शंट का रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है 1 ओम, तो अगर ये दोनों बराबर है तो सी ऑप्शन सही है, चेक कर लीजिए, इतना तो कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग फटाफट। हाँ, तो मतलब दोनों सही है, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो अब ये ऐसे माइनस हो जाएगा, 10⁻³ आ गया, 10⁻³ आ गया, बात समझ में आई। और इसको निगलेक्ट कर दें क्योंकि ये जो है इससे बहुत छोटा है, 10⁻⁻6 10⁻³ से बहुत छोटा है। जब निगलेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है ना। इस तरह से डिस्कस करके अपने आप से पूछ के, मान ली हमेशा तो हम यहाँ रहेंगे नहीं, आप अकेले में पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़िए, क्या है, क्यों है, कैसे है, धीरे धीरे चलिए। 10-20 सवाल में एकदम आपको लगे कि हाँ इस तरह का आएगा तो आप कर दीजिए। अब ये नहीं कि इसमें ये था तो उसमें वो था, ठीक है ना, बात मेरी समझ में आई। इस तरह का आएगा तो आप कर दीजिए, ठीक है।
तो ये हो गया। कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए हमारे हैं? 2 में इतना टाइम लग गया। चलिए 5 ही मानिए, आज 5 ही मानिए, लेकिन एकदम डिटेल में मानिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग का भी बताएंगे थोड़ा सा इसको। इस देखिए एक बात सुनिए, ऐसा है, वो बात सच है कि आपके इस पैटर्न से यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंट होगा। एनसीईआरटी ये फॉलो कर रहा है, तो अब एक इसको चल लेने दीजिए, इसके बाद फिर आप ही लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं किसी किताब से कहीं से, बेसिक्स कहीं नहीं बदलते, बेसिक्स कहीं नहीं बदलते। आज ही मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस किया तो क्या मैं क्वेश्चन रटा था क्या? तुरंत ऐसे, है ना? तो बेसिक्स वही रहते हैं। अब इसको चल लेने दीजिए 4-5 दिन 6 दिन, और फिर अगली बार से आप लोग का हो जाएगा। और ये इसमें भी आप लोग के ही कंसेप्ट लग रहे हैं, है ना? तो अब ये चल गया तो चलने दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट करिए। इसके बाद से जो हम लोग करेंगे वो आप पास्ट 10 ईयर्स। तो यूपी बोर्ड की समस्या ये है कि यूपी बोर्ड अभी जल्दी ही सीबीएसई हुआ है, तो 4 साल पहले के तक का जो होगा वो कई आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। वो हम ही को नहीं पता होगा, हम तो एनसीईआरटी बेस पढ़ाते हैं ना, एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड जो है बेस है, और यूपी बोर्ड तो तब पढ़ाने लगे जब यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हो गया। तो 4 साल पुराने का बहुत सी बात हम ही को नहीं पता होगी, मतलब कभी पता होगी, अभी इसमें हमको याद थोड़ा, या हम उसको पढ़ाते नहीं हैं। तो इसलिए 4 साल पुराने तक का पास्ट 10 ईयर्स चाहिए तो लगा लीजिए। बात समझ में आई? तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। खूब ध्यान से देखिए, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है। बात समझ में आ गई? एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है। आगे पढ़िए। उसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया। एक एक बात को ध्यान से रखिए, क्वेश्चन को एकदम तोड़ के रखिए। एक करंट कैरिंग लूप है जिसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया। खूब बढ़िया से एक एक बात को, जो लैंग्वेज दिया हो, अरे यार लैंग्वेज तोड़ने के बाद एडवांस के सवाल लग जा रहे हैं। आप वीडियोस फर्स्ट ईयर का उठा के देखिए, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, तो आपका तो 100% लगेगा, कोई इफ बट है ही नहीं। इन क्वेश्चन में तो कोई ऐसा रहता भी नहीं है, ठीक है ना? और मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन तुरंत नहीं है तो थोड़ी बाद में होंगे वो। तो अब देखिए, एक करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस आर है, वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। यही तो कह रहा है, यही ना कह रहा है? नेक्स्ट बोलिए। इसका सेंटर ओरिजिन पे है, हम थोड़ा बढ़िया से बना दे रहे हैं। इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है, यही कह रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। फिर आगे बोलिए। एक मिनट, हाफ ऑफ द लूप। एक बात देखिए ध्यान से, इधर देखिए। अब देखिए डबल माइंड होंगे तो फिर बाद में दिक्कत। हाफ ऑफ द लूप, हाफ ऑफ द लूप, ये लूप है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, सेंटर 0 0 पे है, यही ना कह रहा है? इस लूप का आधा, इस लूप का आधा, और इस प्रकार से कि x इज ग्रेटर देन 0, तो वो आधा पार्ट क्या होगा जरा अपने दिमाग से बताइए। इस लूप का आधा और इस प्रकार से कि x इज ग्रेटर देन 0, बताइए भाई कौन सा पार्ट होगा? मतलब ये पार्ट बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमको बस ऐसा ही बताइए, ऐसा ही बताइए, वो सब आप जान रहे हैं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपकी जानकारी से ऐसे सवाल लगा, वो सब मैं बता चुका हूं, ठीक है? और कुछ दिन बाद हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आपका फटफट चलने लगेगा, ठीक है ना? तो इस पार्ट के अलॉन्ग आगे बोलिए। अच्छा सुनिए, अगली बात, इसको ऐसे मोड़ दिया, जैसे पापड़ है, मान लीजिए गोल पापड़ है, गोल पापड़ है, ये पटवा को ऐसे मोड़ दिया, ये पटवा को ऐसे मोड़ दिया। इतनी बात नहीं समझ में आ रही? उसी का लैंग्वेज देखिए। इस पार्ट को ऐसे पापड़ की तरह से ऐसा मोड़ दिया। रोटी है, मान लीजिए गोल रोटी है, आधे पर से उसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे हो गई रोटी। यही कर रहा है, यही कर रहा है ना? नेक्स्ट पढ़िए। हाँ
हाँ, पहला ऑप्शन है, एक बात को समझिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट अब डिमिनिश कर जाएगा, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कम हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बोलिए? हमने मैग्नेटिक मोमेंट बताया है ना, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताइए? एक करंट कैरिंग नोट्स भी दिया है मैंने, हम बता रहे हैं ना कि आधा नंबर भी जो मैं बताया उसके बाद धैर्य से एक बात को देखिए। आप बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताइए? एक लूप का मैग्नेटिक, अगर कोई लूप है जिसकी एरिया ए है और उसमें आई करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? नहीं बेटा, हम बताए हैं, आप लोग बताइए, आप भी आ गई थी उस समय तक। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लूप का, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आई इंटू, सही बोल रही हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा, आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? आई इंटू ए। अब देखिए, ये बात आप ही ने बताया, हम तो बताए नहीं। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायरेक्शन भी हमने बताया था, वो आप बताइए डायरेक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए एक करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आई इंटू ए है, लेकिन डायरेक्शन क्या है ये बताइए? डायरेक्शन है? हाँ, किस तरह से निकालते हैं? ये सारी बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? हैं? और इसका नोट्स भी दिया था कि नहीं दिया था? ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हाँ, करंट के डायरेक्शन में ऐसे मोड़ेंगे और ये बाहर आ जाएगा। ठीक, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर, और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अंदर की ओर। इतनी बात है। देखिए क्लास में एकदम शांति है, हर आदमी सीखना चाह रहा है। ऐसा माहौल अगर 4 महीना चले तो क्या आप समझते हैं सब 100% लोग सीख जाएंगे, 100% अब से भी। लेकिन उसमें फिर डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? बाहर की ओर। और अगर ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? अंदर की ओर। ये आप ही बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। अब तक की जानकारी आपने दी, यह भी आप ही ने बताया कि इसको पापड़ की तरह से मोड़ देंगे। तो जब मोड़ देंगे तो 2 कॉइल हो गए, 2 कॉइल हो गए, एक कॉइल का 2 पार्ट हो गया। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए करंट हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? अगर करंट को हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट, इस पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की ओर होगा। ठीक है, करंट वही रहेगी लेकिन एरिया कितनी हो जाएगी? हाफ। बहुत सही। यानी कि पहले अगर पूरा मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट m था तो अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इस पार्ट का? m/2। और m/2 के डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, इसको मोड़ दिया यानी ये YZ प्लेन में आ गया, यानी ऐसे आ गया। ठीक, तो इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर, इधर। इस पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इधर। ये बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही? 100 बोले भाई, 100% समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 19 भी जोड़। तो इस पार्ट के जिस पार्ट को हमने ऐसे मोड़ दिया उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, और इस पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। यानी अब ये पहले मैग्नेटिक मोमेंट m था तो अब m/2 मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इधर, और m/2 मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, परपेंडिकुलर। और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है अगर दोनों सेम है? देखिए अब यही सब बात है। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का, अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? अगर दोनों मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर ए, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 2 वेक्टर ए और ए परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? दिमाग बताइए, कितनी सिंपल बात है, लेकिन यह है कि दिमाग को जोर डालेंगे धीरे धीरे करके तब चीजें आएंगी। ठीक है ना? इतनी यहाँ तक आप ही ने लगाया है। और बहुत आसान बात मैंने पूछी कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? a√2। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई। तो अगर पहले मैग्नेटिक मोमेंट पूरे कॉइल का m था तो बाद में मैग्नेटिक मोमेंट 2 कॉइल का m/2 है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा? √2 m/2। बात समझ में आ गई?
तो √2 से ये कट गया तो √2 हो गया, यानी अब मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m/√2। डायरेक्शन मैंने निकाल रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। पहले m था, फिर m/√2 हो गया, तो डिमिनिश हुआ। ये बात सही है कि नहीं सही है? सही। डिमिनिश यानी कम हुआ। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आई ये बात? एक बार फिर हम जल्दी से कह रहे हैं। देखिए, सवाल में कुछ नहीं है, किसी भी सवाल में, इसी में नहीं, किसी भी सवाल में कुछ नहीं होता। आप जानते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आदत नहीं पड़ी है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, आदत शुरू से नहीं पड़ी है, इसलिए ये सीन है, नहीं तो ये सब बात बड़ी नहीं थी। आप देखिए, एक रोटी की तरह इस कॉइल को मान लीजिए, x ग्रेटर देन 0, यानी इस पार्ट से कॉइल को ऐसे कर दिया। अब कॉइल ऐसे हो गया। पहले मान लीजिए कॉइल ऐसे था, ये रोटी थी, अब ऐसे हो गया। बात समझ में आई? और जब पूरा कॉइल था तो पूरी एरिया थी I इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट था। अब जब ऐसे कर दिया तो इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर और इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट इधर की ओर, यानी दो मैग्नेटिक मोमेंट हो गए और दोनों का मैग्नीट्यूड m/2 हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो रिजल्टेंट क्या होगा? m/2√2। तो m/2√2 क्या होगा? m/√2, यानी कि m/√2 क्या होगा? m से छोटा होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट डिमिनिश हो गया। ये बात सच है, ठीक है ना? आंसर मिल गया? हाँ, ठीक है, बस आगे बढ़िए। अब देखिए, आज कितने क्वेश्चन हुए? अभी 3 ही हुए अभी तक, 3 की 4, 3 ही हुए। चलिए एक और कर ली, 4 है मान लीजिए यार, एकदम डिटेल करके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्पीड ठीक नहीं है, लेकिन इसी स्पीड से आप चलिए शुरू में। जब आप सो रहे हैं तो चलिए, जब आप चल रहे हैं तो दौड़िए, जब आप दौड़ रहे हैं तो और तेज दौड़िए। ये नहीं कि सो के उठते ही आप दौड़ना शुरू करिए, तब तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो बातें गड़बड़ हो जाएगी, दौड़ना ही आप छोड़ देंगे। तो ये मत सोचिए कि आप सो रहे हैं तो कोई तेज दौड़ रहा है तो आपसे तेज दौड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सो रहे हैं, वो दौड़ रहा है, बस फर्क यही है। पहले उठिए तो सही। हाँ, तो इस तरह से धीरे धीरे चलिए। 5-6 सवाल एकदम नीचे एकदम फाड़ दिए पूरा, आगे पीछे कैसे है क्या है, तब एक सवाल और कर दिया, आज खत्म कर दिए। चलिए, अब पहली बात सुनिए, एक करंट कैरिंग लूप है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक करंट कैरिंग लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। कौन सी बड़ी बात है बेटा इसमें? नेक्स्ट बोलिए। रुक जाइए, इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, यही पूछ रहा है ना? यही पूछ रहा है ना? एक करंट कैरिंग कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, ये ना पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए जो आपको हमने पढ़ाया है कि टॉर्क आप भी थी, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? mb sin थीटा m क्रॉस b। ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? इसका, हाँ, इसका नोट्स है कि नहीं आपके पास? बोल दिए सर से, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, बस 1 सेकंड। तो ये टॉर्क क्या होगा? mb sin थीटा, ये हो गया। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझे? तो अब देख लीजिए किस पे डिपेंड नहीं करता है? नहीं, m तो i पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NIA, ठीक है ना, NIAB sin थीटा। अब इसके अलावा जो भी फैक्टर हो उस पर आंसर मार दिए। ऑप्शन पढ़िए फटाफट, फटाफट पढ़िए। शेप ऑफ द लूप, हाँ, एरिया ऑफ द लूप पे तो डिपेंड करता है, वो ऑप्शन गलत है। इस पे डिपेंड करता है, दूसरा तीसरा आंसर नहीं, क्योंकि डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, पहली बात ही, पहला ऑप्शन सही है। शेप ऑफ द लूप, शेप से कोई मतलब नहीं है, एरिया से मतलब है। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एरिया एक होनी चाहिए। अब 4 सवाल आपको 100% समझ में आया कि नहीं? अंदर से बात आई कि नहीं आई? तो यही 400 बना देगा। लेकिन अगर भागेंगे तो 400 सवाल 0 हो जाएगा, कट कर दीजिए।